वेलकम बैक। और इस वक्त बड़ा ही मुनफरिद से सेगमेंट होने जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हम सब मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट पेन्स और हड्डियों के दर्द और जो डिफरेंट नाम हैं या टेक्निकली जिस तरह हमने नाम दिए हुए हैं वो हम और आप उसके बारे में जानते हैं। और ज़्यादातर बातें हम ये सुनते हैं कि जी ये वाला तेल लगा लो, ये वाली मरहम लगा लो, ये ऐसे कर लो, ये टकोर कर लो, ये वाला टोटका कर लो। ये सारी चीज़ें हम पहले घर में करते हैं और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार हमें सर्जरीज़ का भी बताया जाता है, लेकिन बहुत से लोग रिलक्टेंट होते हैं और वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते। आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे कि कहाँ सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, कहाँ नहीं है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते मौजूद हैं जहाँ आप विदाउट सर्जरी अपना इलाज करवाएं। और फिर ये भी है कि सिर्फ यही नहीं कि अगर कोई बड़ी खुदा न खास्ता डिफॉर्मिटी है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तभी आप इलाज करवाएं। कुछ लोगों के पोस्चर मेंटेन नहीं होते और प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सीधे खड़े नहीं हैं, लोगों को प्रॉब्लम होता है हमारा बेटा सीधा चलता नहीं है, सीधा खड़ा नहीं है, बैठने में उनके पोस्चर अच्छे नहीं है। सो इस ओवरऑल हम इस पे बात करेंगे। अगर आपका सवाल है तो वो भी आप हमारे मेहमानों से आज दरियाफ्त कर सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले योगी वजाहत साहब मौजूद हैं। आप सब इन्हें जानते हैं और योगा के हवाले से, एक्सरसाइजेस के हवाले से, मगर इनकी पर्सनैलिटी की मुख्तलिफ डिमेंशंस हैं। कभी हमें कुछ सिखा रहे होते हैं और कभी कुछ सिखा रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम की मुनासबत से ये मार्मा टेक्निक के हवाले से हमें बताएंगे, जो लेटर ऑन हम इनसे पूछते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी कायरोप्रैक्ट। ये एक मुझे भी आज पता चला कि दिस इज़ अ फील्ड जहाँ पर सर्जरी के बगैर आपका इलाज किया जाता है। आपकी और बेसिकली जो डॉक्टर सलीम ने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि बैकबोन इज द स्पेशलाइज्ड एरिया वेयर आई वर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बता दीजिए, फिर मैं मार्मा टेक्निक को भी सुनती हूँ। जी कायरोप्रैक्टर एक डिफरेंट फील्ड और हमारे रीजन में कुछ नहीं है, तो इस टर्मिनोलॉजी को बहुत से लोग नहीं जानते, नहीं समझते। लेकिन क्योंकि हम अब इसको वीडियोस के अंदर विजुअल कर रहे हैं तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है। बेसिकली इट्स अ टेक्निक वेयर वी यूज टू डू द मैनिपुलेशन ऑफ द बैकबोन स्पेशली जस्ट टू सेटल इट डाउन। उसको एडजस्ट करने को हम कहते हैं कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स। उनके मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, और एक ख़ास किस्म की कायरोप्रैक्टिक टेबल होती है जहाँ पर हम ये काम परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स पे। मेनली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो स्पाइन इश्यूज़ में हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, जस्ट लाइक सर्वाइकल इश्यूज़, फ्रोजन नेक, फ्रीज शोल्डर्स, थोरेसिक्स, इसके अलावा आपका लुम्बर डिस्क बल्जेस हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क है, या कॉक्सिस के इश्यूज़ है, बैठने में तकलीफ है और खड़े नहीं हो पाते, या मेनली सियाटिका, जिसे सियाटिका भी कहते हैं। तो सियाटिका अर्कुन्निसा उर्दू में कहा जाता है उसको। ये आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये आपके पास आने से कंप्लीटली इसका इलाज हो जाता है? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। या ये है कि कम हो जाता है? और नहीं, जिस तरह से बैकबोन 2 से 3 सेशंस या कभी कभी 4 सेशंस के अंदर हम इसको करते हैं। बैकबोन के कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके बारे में तो मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि जी ये तो आपके साथ ही रहेगा। अब आपके दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपने दवा खानी है, आपके पास आखिरी रास्ता सर्जरी का है। तो उन वाले प्रॉब्लम्स को भी आप एग्जैक्टली देखें, 2 सेगमेंट्स बन जाते हैं इसमें। एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है ट्रीटमेंट। नॉर्मली जो 70% तक का इशू है वो हम मैनेज कर लेते हैं, उसको वो ट्रीटेबल है, बिल्कुल है। लेकिन अगर कोई सीरियस ट्रॉमा है, इंटरनली कुछ है ऐसी चीज़ कि बिल्कुल ही नर्व मोटर्स काम नहीं कर रही, तो वहाँ पर ये फिर मैनेजेबल होता है। तो बताना पड़ता है ऐसे नहीं सोना है, सॉफ्ट सरफेसेस पे नहीं लेटना है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्प्रिंग मैट्रेस वगैरह है वो यूज़ नहीं करना है, पोस्चर ठीक रखना है, हमेशा उसको बिल्कुल उसमें रहना है कि ऐसे बिहेव करेंगे जैसे स्ट्रेट पोस्चर के ऊपर रहे, चाहे बैठे हों चाहे खड़े हों। मैं मजीद इसके बारे में आपसे जानती हूँ। मार्मा टेक्निक क्या है भाई? डॉक्टर साहब आप तो क्योंकि होम्योपैथी को फॉलो करते हैं और दीगर और भी सेहत के हवाले से हमेशा हमें बड़ा गाइड करते रहे, सो ये मार्मा टेक्निक क्या है? सिस्टर देखो, पहले तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, मुतबादिल तरीक़े इलाज जिसमें हम कहते हैं, और ये सदियों से हमारे यहाँ राइज है। इसके मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम रहे। कभी कोई पहलवान कह देता है, कोई हड्डी बैठाने वाला कह देता है। कहते हैं ना, इंसान का जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो जो जॉइंट पे मुश्तमिल है, बड़े जॉइंट गर्दन के हैं, कांधे के हैं, कमर के हैं, कमर में ज़्यादा होता है, उसको बैठाना, एडजस्टमेंट करना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी है कि ये हज़ारों साल पहले से हो रही है। इसको हम मार्मा कहते हैं। इस पे बहस भी हुई,
तकरीबन अमेरिका में सबसे पहले अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे केस किया कि नहीं जी ये तो कोई चीज ही नहीं है, और वो हार गए केस। 1987 में वो उन्होंने केस हारा है कि नहीं जी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, तो ये मुस्तनद थेरेपी है। ठीक है। मारमा टेक्निक हजारों साल पहले से आयुर्वेद में शामिल है। इसके 108 पॉइंट होते हैं। ठीक है। तमिलनाडु में 200 से ज्यादा पॉइंट, उन्होंने छोटे पॉइंट और भी निकाले, लेकिन जो बेसिक पॉइंट, प्रेशर पॉइंट्स, पॉइंट नॉट प्रेशर पॉइंट, पॉइंट्स, बॉडी पे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। मसलन यहाँ कुछ पॉइंट हैं, अच्छा। कुछ पॉइंट हैं मेरे पास। अब यहाँ पे एक बगल में एक पॉइंट है, ठीक है, उसको मैं प्रेशर दूंगा बाद में, लेकिन वो पॉइंट है। अभी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे 108 पॉइंट होते हैं। वेरिएशन है, मुख्तलिफ लोग सीनियर्स 107 भी बोलते हैं, लेकिन 108 मुस्तनद है। 108 पॉइंट वो पॉइंट हैं जहां से आपकी नर्व्स मोटर्स, मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है और जॉइंट, ये तकरीबन मिलते हैं। मसलन आपने देखा होगा अक्सर लोग यहाँ पे पॉइंट दबा देते हैं, ये एक प्रेशर पॉइंट भी है, लेकिन ये मार्मो पॉइंट भी है, और ये तकरीबन 60 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है इसको दबाने से। बिल्कुल, जहाँ पे ये दर्द हो रहा है, जब अंदर दबाएंगे तो दर्द होगा आपको। तो अब ये दर्द तो कोई जॉइंट पे नहीं हो रहा ना, जोड़ पे नहीं है, लेकिन ये एक ट्रैक है जहाँ पे सारे पॉइंट मिलते हैं। इसकी बेस जो है वो जंगें थी, जब लोगों को तीर लगे, लोगों को मुख्तलिफ किस्म की चोटें लगी, उन्होंने देखा कि वो जो दर्द हो रहा था वो यहाँ तीर लगने से कम हो गया, उनके यहाँ कुछ पॉइंट होगा। एंड देन उस तरह उन्होंने रिसर्च की, सर्च करते करते ही हज़ारों साल में बना। पाकिस्तान में क्योंकि मेडिकल और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर होगा कि हम सर्जरी से पहले ऑल्टरनेटिव मुतबादिल तरीक़े इलाज में सेकेंड ओपिनियन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। लेकिन सर मेरे सामने बैठे हुए डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा शोबा है जो बज़ाहिर तो आपको बहुत सॉफ्ट लगता है, आपने यहाँ से पकड़ा यूं किया, ये वो शोबा है जो किसी को पैरालाइज भी कर सकता है। गलत तो खुदा के लिए बिल्कुल। जब आप बॉडी मैनिपुलेशन पे जा रहे हैं, या ये नहीं कि कड़ाके कोई भी निकाल रहा है, पार्कों में मैंने देखा है वहाँ पे भी कड़ाके निकल रहे हैं और टन वो तो वो वाले है ना जो मालिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना वही, अगर आप कहें तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। मेरा ख्याल से बड़ी जोर जोर से तालियां मार मार के, ये तरीका नहीं है। बाद में सुना पैसे से भी निकाल लेते हैं, इतना नींद में ले आते हैं। ऐसा है कुछ जोक, ऐसा है। मेरा दरखास्त ये है, लेकिन इससे नुकसान भी पहुंचाएगा। बिल्कुल, देखिए उसकी वजह गर्दन में झटके मार देते हैं। इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, स्पेसिफिक टेबल होती है। हम एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक इंसान है। उस इंसान को आपने पार्क में घास पे अनइवन जगह पे लेटा के कभी पैर से कर रहे हैं, कभी हाथ से कर रहे हैं, कटकट कटकट कटक, ऐसा लगता है कटकट चल रहा है। अच्छा, ये इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब तरीका इलाज पे जैसे इन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया और बड़े सारे लोगों को याद आ गया होगा, क्योंकि ये सिर्फ जो मालिश करने वाले हैं उनके पास नहीं, वैसे भी और इलाज इस तरह हमने सुना है या देखा है, या फैमिली में कोई एक बंदा है कहता है आओ हम सही करें। जी तो जी, यहाँ तो पैर में से यूं निकाल रहे हैं, उधर से यूं कर रहे हैं, इसको मरोड़ रहे हैं। सो इसका बेसिकली इलाज किस तरह होता है आपके पास जब पेशेंट आता है? हमारे पास जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो पहले हिस्ट्री ली जाती है उससे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, गिरे थे, एक्सीडेंटल है, या झुक के वेट उठाया है, या गलत पोस्चर में कोई काम किया है। इवन कभी कभी फीमेल पेशेंट में बच्चा गोद में उठाने से झुक के ये प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क स्लिप हो जाती है जैसे। और 99.9% केसेस में डिस्क जो है वो बैकवर्ड, जहाँ फेसेट जॉइंट्स है वहाँ होती है, वहाँ से वेगस नर्व, सियाटिक नर्व गुजर रहे हैं, सारा कुछ आपका वहाँ जैसे ही उसको पिंच करती है कॉम्प्रेशन शुरू हो जाता है। और अगर सेंट्रल है तो दोनों लेग्स में, एक तरफ लेफ्ट या राइट, तो राइट या लेफ्ट लेग के अंदर पेन शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी रहती है, पेन किलर से भी नहीं जाता क्योंकि वो नर्व का पेन है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमआरआई है या नहीं है। एक्सरेज में तो सिर्फ टिश्यू को ही पता कर सकते हैं, या कहीं हड्डी वगैरह टूट जाए, वो ऑर्थोपेडिक का केस है, हम उस डोमेन में नहीं जाते। तो हम वी डोंट गो फॉर द एक्सरेज मोस्ट ऑफ द टाइम, वी जस्ट आस्क पीपल के एमआरआई करवा कर लेकर आ जाए। उसमें वाजे होता है कि कितनी डिस्क डैमेज है, कहाँ क्या हुआ है, और हाइपरट्रॉफी तो नहीं फेसेट जॉइंट्स के अंदर, वो भी फिर प्रेस कर रहे होते हैं कई जगहों से। बाज़ जगह स्टेनोसिस हो जाता है, काइफोसिस हो जाता है, बहुत कुछ होता है जो एमआरआई बताता है। उसके हिसाब से हम फिर सेकेंड विजिट में पेशेंट को हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट करना। लेकिन फिर भी हम मस्कुलर ट्रिगर पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्पाइन में, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक। और ये आपके क्लिनिक में जिस तरह मैं कह रही थी कि बड़ी आवाजें भी आती होंगी। जी बहुत ज्यादा। वो दो होती हैं, दो तरह की होती है, एक हड्डियां बोलती हैं, भी होता होगा। प्लीज स्टॉप इट भी आती है। कभी कभी तो ऐसी आवाजें भी आती है, मैं आपको बता नहीं सकता। सो वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी मैं ठीक ठाक हूँ। शाजिया आप कैसी हैं? बस मैं आपका। आप शाजिया हैं, आप शाहिदा हैं?
शाजिया हूँ यार, मैंने हाँ, आपके ठीक। नंबर कॉलर दे चुकी हूँ। अच्छे नुसरत, मुझे ये पूछना था आपसे कि मैंने बहुत सारे चैनल वॉच करती हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। बस अच्छा, बहुत मैं शुक्रिया। मुख्तसर सी बात सुनी। और एक मेरा क्वेश्चन है, कल भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था आप लोगों ने। नहीं दिया क्वेश्चन था ये- ब्रेक के बाद, लेकिन आज पहले दे देते हैं, जल्दी से बताइए। डॉक्टर सलीम साहब से ये सवाल है कि ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो आर्थराइटिस और मतलब हड्डियों से ही मुताल्लिक बात हो रही है। तो ये जो हर इंसान जो भी मतलब 30 का हो या 35 का हो या 50 का हो, 4 ऊपर की हड्डियों में गैप है, 4 कमर के नीचे की हड्डियों में गैप है। बहुत सारे मासूमों को मालूम नहीं कि हो क्या रहा है। तो हम कौन सी ऐसी गजाएं लें कि जिससे हमारे ये आर्थराइटिस के प्रॉब्लम खत्म हो, और ANA कौन सी बीमारी होती है। और योगा वाले मास्टर साहब को बहुत बहुत सलाम और दुआ। बहुत शुक्रिया शाजिया जी। जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चाहता भी था कि कोई ये पूछे। ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ ही इस्तेमाल करनी चाहिए हमेशा। जैसे मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह की आप फार्मी चिकन या फार्मी फ़िश यूज़ करते हैं, उनके अंदर आर्सेनिक होता है, संख्या कहते हैं, वो भी एक ख़ास किस्म का पॉइज़न है। इसके अलावा जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करती हैं, चॉकलेट्स हैं, और ये फ़ास्ट फूड है, और दूध वाली चाय या कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, कहवे की बात नहीं कर रहा। ये तमाम डायरेटिक्स हैं और ये दे आर ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज वेल। तो बॉडी में से मिकदार आपकी कैल्शियम की जब मिक्सचुरेशन होगी वो निकलती जाएगी, तो ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी हड्डियां भुरभुरी हो चुकी हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएँ जो मार्केट में है, आपको पता है किस तरह का ऑयल यूज़ होता है, यहाँ तो मैंने इसका हड्डियों पे इस तरह असर बहुत पड़ता ज़्यादा है? असर पड़ता है। और इसके अलावा कहाँ द सिलेक्टिव सरफेस यू स्लीप ऑन, जहाँ आप सोते हैं वो जगह कैसी है आपके बैक के लिए, क्या वो पुराना कोई दबा हुआ गद्दा या फोम तो नहीं है, या स्प्रिंग मैट्रेस तो नहीं है जिसमें कुछ स्प्रिंग्स दब गए हों, कंप्रेस्ड हों, कुछ बिल्कुल ठीक हो, रिलैक्स हो। तो ऊंची नीची सरफेस पे सोने से भी होता है। और अर्ली मॉर्निंग तो ये बहुत होता है, मेरे पास ज़्यादातर कॉल्स अपॉइंटमेंट्स के लिए सुबह सुबह आती हैं कि ये हो गया, क्या हुआ कि हम झुके थे, वॉशरूम गए सुबह, ये हो गया, या डोंगा के लिए या इवन ब्रश करते हुए हम कुली करने के लिए झुके तो लॉक हो गए। ये क्यों होता है कि हम 7-8 घंटे जो स्लीप करते हैं उसमें ओवर हाइड्रेटेड होती हैं डिस्क, वो पानी पीती हैं, हड्डियों को भी पानी की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे कोई ऐसा बेंडिंग काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बल्कि होती है ना, तो उनका बल्ज होना आसान होता है, वो स्लिप हो जाती है। ठीक है, उस जगह से एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो योगी वजाहत से पूछेंगे, अगर आपने देखा हो यूजुअली इस तरह से कि बैठने उठने में, खड़े रहने में, एक हम चाहते हैं ना स्मार्ट पॉस्चर हो, वो यूजुअली नहीं होता। कभी कभी एक शोल्डर नीचे हुआ हुआ है, एक शोल्डर ऊपर है, हाँ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो पॉस्चर्स हैं, इस पे किस तरह काम किया जाना चाहिए और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आफ्टर द ब्रेक हम ये जानेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद हैं, डॉक्टर सलीम मौजूद हैं, द कायरोप्रैक्टर, और हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे बात कर रहे हैं, या उस तरीका इलाज पे बात कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनली जो हमारे पास, वैसे आप जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, उससे हट कर है और उतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है मेरे ख्याल में। जो सर्जरीज और जो बहुत सा पैसा खर्च करना होता है, मेरे ख्याल में उससे थोड़ी सी कमी है। सो हमने ब्रेक से पहले, आप सवाल कर सकते हैं बिल्कुल कॉल करके, लेकिन ब्रेक से पहले हमने पॉस्चर की बात की थी, प्लीज बताइएगा। इंसानी जिस्म जो है, योग इस पे बड़ा ध्यान देता है। ऑब्जर्वेशन का इल्म है, इसने 84,000 पोज बनाए इस इंसानी जिस्म से, 84,000 पोज हैं योगा के। ये अलग बात है कि लोगों को इतने याद भी नहीं होंगे, हैं भी, अवेलेबल नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है। तो इस इंसानी जिस्म के अंदर जहाँ मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, आप खुद तो कर सकते हैं यूँ, देखिए मुसलसल ऐसे नहीं रह सकते, ड्रॉप शोल्डर में नहीं रह सकते, आप नेक को हर वक्त यूं नहीं रख सकते, आपके विजन खराब हो जाएगा। एक आइज का कुछ और होगा, एक का कुछ और होगा, ऑप्टिकल नर्व पे काम करेगा। गर्दन को आगे कर लेंगे, आपको वर्टिगो होने लगेगा, आप बहुत पीछे ले जाएंगे, सर्वाइकल होने लगेगा। इवन यस, इसकी एडजस्टमेंट है। अगर आपने शोल्डर को डाउन किया हुआ है तो आपको खुद बड़ी घबराहट होगी, क्योंकि आपको कैरी करना पड़ा है अपना जो गलत वजन है, आपने थोड़ी सी कमर को साइड पे कर लिया। हमारा अलमिया ये है कि हम इलाज की तरफ जाते हैं, एहतियात को हमने कभी भी अपने अहमियत नहीं दी है। माएँ अपनी बच्चियों को पीछे से मार रही होती हैं, वो यूं बैठी होती हैं शोल्डर ड्रॉप करके, ड्रॉप शोल्डर। ये बैठने का तरीका उमन हमारे यहाँ राइज नहीं है, बच्चियों में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हम कहते हैं नहीं, उनकी नजरें झुक ही रहे हैं। अगर आप नजरें झुकाएंगे और ऊपर देखेंगे तो उनके चश्मा लगना ही लगना है, क्योंकि ऑप्टिकल नर्व्स पे हर वक्त वो प्रेशर दे रहे हैं। बहरहाल जो भी है, एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दीवार के साथ खड़े हों, अपनी हील को लगाएं, हिप को लगाएं और देखें शोल्डर कितना बाहर निकला है। जितना बाहर निकला हुआ उतना ही आपने कमर को आगे किया हुआ है। नॉर्मल बता रहा हूँ, वो तो टेस्ट तो खैर ये करेंगे। आप यहाँ गए, अब आपने देखा नेक कितनी बाहर निकली है। नेक को एडजस्ट करने के लिए अपनी मुट्ठी को बांधें और पीछे की तरफ रख लें, इस तरह। तो आप ये वाली यूं रखेंगे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आपके अलाइन हो गया। अब आपको बड़ी दिक्कत हो रही होगी, आपको नहीं, जनरल दिक्कत। क्यों? हम आदी हैं इसके, इस तरह बैठने के, इस तरह बैठने के। और अक्सर लोग मुझे मिलते हैं गर्दन यूं टेढ़ी करके, बजाज भाई क्या हाल है? मैं कहा जी मेरा तो सही है, आपका हाल बहुत बुरा है, तो अपना हाल सही कीजिए। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल टेक्निक है। एक तो है स्ट्रेचिंग टेक्निक, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और टो पे आ जाएं, हील को उठा लें। तो जो ये आपने खिंचाव डाला है, ये आपके तमाम मसल्स को भी बेहतर करेगा, इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। बस सिर्फ ये सिंपल के बेशुमार है। नहीं, सिंपल ये वाला जो है वो ये कि सीधे हाथ आपने ऊपर कर लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बेहतर है कि एक चेक करवा लें। अगर घर में लाइट खराब हो तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टेस्टर लेके शुरू हो जाएं, वो झटका लगने से आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो बेहतर है इलेक्ट्रिशियन को बुला लें। जब इतना एहतियात करते हैं तो बॉडी पे तो इससे ज्यादा करना पड़ेगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ये याद रखिएगा 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा कोई दर्द नहीं जा रहा, आपको कोई हर्बलिस्ट के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना, यही इलाज है। अच्छा डॉक्टर सलीम, आप हमें ब्रेक में बता रहे थे, एक इन्होंने बड़ी मुनफरिद बात बताई, तमाम खवातीन कान खोल के सुन लें, वैसे दोनों ये बात कर रहे थे, ये खट्टा खाने के हवाले से क्या साइंस है? ये साइंस बड़ी अच्छी साइंस है और ये बड़ी हेल्पफुल भी है, खासकर हमारी फीमेल पेशेंट्स को मैं गाइड करता हूँ। ज़ाहिर है हम लोग ऑर्गेनिक साइड पे तवज्जो रखते हैं एज ए कैरोप्रैक्टर कि यार आप क्या चीज़ केमिकल इंडल्ट खा रहे हैं और नेचुरल चीज़ों की तरफ लाना, पूरी वर्ल्ड इस तरफ है। तो मैं ये भी कहता हूँ कि प्योर मक्खन खाएँ, मतलब जो ब्रांड्स के पीछे मत जाएँ, जो मार्जिनस हैं या जो भी है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन खट्टे का जो आपने सवाल किया वो देखें, अगर मैं मर्द हूँ तो मैं एंड्रोजन की वजह से हूँ, अगर कोई फीमेल है या आप हैं तो वो ईस्ट्रोजन की वजह से है। बेसिकली सारा काम हार्मोन का ही है, जो माँ के पेट से शुरू हो जाता है हमारे जन्म से पहले कि क्या होना है, मेल या फीमेल। तो खट्टा जो है वो ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को सपोर्ट करता है, और जो हमारे साथ है वो खट्टा उसके अगेंस्ट है। बिल्कुल आदमियों को नहीं खाना है, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा है। लेकिन खवातीन खट्टे में क्या क्या खा सकती हैं? और क्यों? आलू बुखारा हो, ड्राइड हो, हड्डियां भी सही रहेंगी। एग्जैक्टली, आपका अगर ईस्ट्रोजन अप टू द लेवल रहेगा तो देर में मेनोपॉज होगा और आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस से बची रहेंगी। लेकिन साथ में ये कि फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये खट्टे में क्या क्या है? खट्टे में जो हेल्दी खट्टे हैं उसके अंदर इमली, कटारे और ये आलू बुखारे का जिक्र किया था मैंने। लेकिन अच्छा हो थोड़ा कैरियां भी तो जी सीजन वाइज तो जाना ही है। हर फल की पके हुए की और कच्चे की तासीर अलग अलग है। अब हम आम का अचार कहते हैं लेकिन वो कैरी का होता है बेसिकली, तो उसकी तासीर अलग होती है। लेकिन अगर अचार हो तो ऐसी जगह से जहाँ सिट्रिक एसिड ना हो, उसमें वाकई में सिरका हो, वो भी ऑर्गेनिक, इससे बेहतर है घर में बना लें, किसी की हेल्प से बना लें। 1-2 बार फेलियर होगा लेकिन आप खुद बना लेंगे, उसका बेनिफिट बहुत जबरदस्त होता है, वो खाएं। एग्जैक्टली मैंने बाजार का जब भी कभी अचार यूज किया तो मुझे हार्ट बर्निंग हुई, सीने में जलन हुई, लेकिन मैंने अपनी दादी या नानी के हाथ का या अम्मी के हाथ का खाया तो मैं कितना ही खा गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे कभी, बल्कि उल्टा हुआ कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया। अचार अगर घर का बना हुआ है तो आप खा सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए फायदा है और आपकी हड्डियां ज्यादा अरसे बेहतर रहेंगी। खवातीन के लिए पॉइंट आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल। आयुर्वेदा में आंवला जो है वो सदियों से इस्तेमाल होता है और आंवले के लिए एक लाइन है जो बहुत ही खतरनाक है, लोग उस पर बहस करने लगते हैं बड़ी मादत के साथ, बड़ी अकीदत से कह रहा हूँ, इसमें कोई नहीं, लेकिन वो लाइन है कि अगर किसी की माँ नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंवला है। अच्छा ठीक है, नहीं वो इतनी केयर करेगा जैसी माँ करती है। ठीक। आंवला जो है वो सदियों से आंवले का अचार डाला जाता है, आंवला खाया जाता है, और त्रिफला जो आयुर्वेदा की बेसिक मेडिसिन है, हड़, बैड़ा और आंवला पे मुश्तमिल है। आंवला या खट्टी चीजें खाने वालों की स्किन खराब नहीं होती, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। अच्छा, स्किन हमेशा अच्छी बस तो आप खट्टी चीजें मार्केट से जाने वाली हैं। कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन था कि आपकी आवाज चली गई। हेलो, हम आपको सुन सकते हैं, आप बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, मेरी बेटी 12 साल की है, तो वो स्कूल बैग लेके जाती है तो उसकी कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। स्कूल में ऐसे खेलने से टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है
और सेम सिम्टम्स ऐसे मेरे में आ जाते हैं, जैसे घर के काम वगैरह करने से, घर में मामूली रूटीन के काम से हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो इस वजह से कोई प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखें। ठीक है, ऑन एयर आपको बता देते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक्सरसाइज की क्योंकि इन्होंने बात की है, आपसे शुरू करते हैं, फिर आप भी बता दीजिए। देखिए, हम उमन आराम से आगे की तरफ झुकते हैं और बच्चियां या आजकल स्कूल बैग जो हैं वो भी एक साइड पे ले जाने की आदत डाली गई है, जबकि उसमें 2 हुक होते हैं पीछे लगाने के। वो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब जैसे मेरा ब्रदर कह रहे थे कि कोई चीज़ उठ के गलत उठा ली, तो हम जब एक साइड से झुक के उठाएंगे तो लंबर पे L4 L5 के ऊपर नुकसान होता है। तो बच्चों को जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो ये है कि अपने हाथ दोनों पीछे ले जाके हल्का सा बैकवर्ड स्ट्रेच कराएं। खट्टे के साथ साथ ये जो स्ट्रेच है ये भी एंटी एजिंग है। ठीक है, जितनी दफा आप पीछे जाएंगे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी। और योगा में एज का ताल्लुक दिन और रात से नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन से। जितनी स्पाइन फ्लेक्सिबल, मैं इस वक्त 63 का हो गया हूँ, 63, और मुझसे लोग पूछते हैं 40 साल के 35 साल के, जी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी तो नहीं है। तो ये तो तय हो गया कि एज के साथ कमर में दर्द नहीं होगा, गलत पोस्चर के साथ होगा। तो ध्यान रखना चाहिए और बैकवर्ड स्ट्रेच कराएं, चाहे बैठ के करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ, खड़े होके करें, तो दीवार के साथ लग के करें ताकि दादा ना लगे। लेकिन अगर पालती मार के हम बैठ जाएं, दोनों हाथ पीछे ले जाएं और स्ट्रेच करते हुए चेस्ट को आगे निकाल के जितना थोड़ी देर रह सकते हैं, इसमें हम 10 की 15 20 की गिनती गिन लें। सही। और ऐसा दिन भर में 5-10 दफा कराएं बच्चियों को। आप देखें ये बिल्कुल ऐसी ही है, इज ए जोक, बट मैं इसको इससे बेहतरीन मिसाल नहीं दे सकता। जैसे कसाई नहीं रॉड के ऊपर छुरी को रोज तेज करता है और फिर गोश्त काटता है, वो किसी ड्रिल मशीन से या किसी मशीन से तेज नहीं करता। तो उसको पता है जब मैंने कट किया ये धार इसकी खराब हुई। इसी तरह इंसानी जिस्म जब आगे झुकेगा तो लाजमी तौर पे उसको, तो ये करने से इनकी बच्ची की कमर का दर्द भी बेहतर होगा? देखिए गारंटी नहीं कि उसकी वजह क्या है। मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, अगर हो सकता है आइडियली इनको दिखाना चाहिए। हो सकता है उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो। एक और कॉलर है और फिर आप इनका भी जवाब दे दीजिएगा और जो कॉलर है उनका भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमारे साथ और क्या सवाल है? जरवी ज़का बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी। तो जी मेरे जो वालिद साहब है ना, उनके घुटनों का मसला है, सीवियर प्रॉब्लम है कि काफी डॉक्टर्स को चेक करवाया है। तो वो जब बैठते हैं तो पेन नहीं होता, जब चलते हैं ना तो उनके दर्द होता है, रगड़ खाती है। तो डॉक्टर ने ना काफी मेडिसिन दी है, रेजोडेक्स है, टोनोफ्लेक्स है, तो ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसका क्या कोई प्रॉपर परमानेंट इलाज है कि वो दर्द खत्म हो जाए? ठीक है, ऑन एयर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। अब 2 सवाल आपके लिए डॉक्टर सलीम जमा हो गए हैं। एक ब्रेक है, उसके बाद दोनों सवालों का जवाब देना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर्स के कुछ सवालात थे। डॉक्टर सलीम, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों को आप एड्रेस कर दें। एग्जैक्टली। पहला क्वेश्चन के बच्ची के बारे में था, जो छोटी सी है और बड़ा हैवी सा स्कूल बैग कैरी करती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है और पोस्चर में भी थोड़ा सा उसका फ़र्क पड़ गया है। सबसे पहले तो अच्छी लगे बुरी लगे, मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ हैवी बैग्स उठाने के बच्चों में। ठीक है, मेरे अपना छोटा बेटा है हुज़ैफ़ा, स्कूल गोइंग है, क्लास 7 में अब आया है, उसके साथ भी इशू हुआ था। तो बाकायदा मैं 3-4 दफ़ा स्कूल गया हूँ और मैंने कहा कि स्केजुअल वाइज इसकी बुक्स बताएं। ये नहीं कि CW HW सब कुछ आप बैग में डाल डूल के उसको 14.5 किलो का बना के बच्चे से उठवाएं। मैं तो स्कूल ही नहीं भेजूंगा फिर। तो स्पेशली कंसिडर किया गया। अब मैं तो चला गया, मेरे अंदर अवेयरनेस थी, मैंने शेयर किया, प्रॉब्लम बताई, उन्होंने माना, नो डाउट। अब वो हाफ बैग लेके जाता है। मुझे तो लगता है एग्जाम देने जा रहे थे, कम किताब में लेके जाता, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ने लगा है। अब उसका फोकस भी बढ़ गया है, वो सैचुरेशन की तरफ नहीं गया। तो ये चीज़ पे पहले है। दूसरा, अभी वजह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक साइड पे बैग नहीं लगाना है, वो बैलेंस पोजीशन नहीं होती, पोस्चर गलत होता है, चलते वक्त तो और भी ख़राब हो जाता है। बच्चे यूँ चलते हैं जैसे कोई मजदूर कुल्हाड़ा लेके जा रहा है। ठीक है, सीधा। तीसरा चीज़, जब बैग लेके बच्चे वैन में बैठे तो वो हैंग ना हो, इसमें बेंडिंग पोजीशन है। ठीक है, बैग कोई और कैरी कर ले, आप साथ जाएं वैन तक, जो भी उसकी व्हीकल आती है, जब बच्चा बैठ जाए तो उसकी गोद में रहने बैग। ये तीसरा काम है। तो आजकल तो ये बहुत है, क्योंकि एक चीज़ और देखिए, मैंने घर का बना हुआ नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे बच्चे, माँ नहीं उठ रही, नहीं पका रही, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का ट्रेंड खत्म, फजर की नमाज का ट्रेंड खत्म, उसको लेस चीटोस बहुत सारे, मैं किसी ब्रांड को नहीं हिट कर रहा, लेकिन बाजार के पापड़ और चिप्स दे रहे हो, उसको में क्या बनेगा उसके अंदर, उसमें है क्या? उसमें कुछ भी नहीं है। तो वो स्ट्रेंथ जो हमें थी, हमने खैर भारी बैग उठाए और साथ में खेले भी, सब कुछ किया।
हम तो ये समझे बिल्कुल बहुत मजबूत बच्चे थे, हर चीज़ घर की थी हमारे पास। बाद में जब ट्रेंड शुरू हुआ जो हमारी अब की जनरेशन में है, उनमें तो दम ही नहीं। मैं तो कहता हूँ अब जनरेशन कागज़ की बनी हुई है। एक जवान लड़का अब के अधेड़ बंदे से मुकाबला नहीं है उसका। ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? दूसरा क्वेश्चन, हाँ वो नी जॉइंट पेन उनके फादर का था। जी, फादर का। उसके लिए देखें वक्त के साथ साथ कार्टिलेज तो घिसता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जैसे दूध दही का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए जो बड़े बुजुर्गों में नहीं है। सबसे पहले तो देखिए 55 से ऊपर आके लोगों की प्यास ही ख़त्म हो जाती है। औलादों को याद दिलाना पड़ता है कि पापा मम्मा पानी पिया नहीं पिया? नहीं यार, सुबह पिया था, नाश्ते के टाइम पिए। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। देखें कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, उस पर अगर आप तराई नहीं करेंगे, गीला टाट नहीं डालेंगे, वो चढ़क जाएगी। तो हम भी मिट्टी ही के बने हुए हैं ना, हमें भी पानी चाहिए। और बाज़ बुजुर्ग लोग कहते नहीं बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। वो पूछ रही थी कि इलाज क्या होगा। ट्रीटमेंट में दूध बता देता हूं। कॉलर है, ट्रीटमेंट बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं और करती भी हैं। बहुत शुक्रिया मरियम जी। मुझे ये पूछा था, मेरे भाई हैं स्पेशल पर्सन। अच्छा। तो एज उनकी होगी मैक्सिमम 26-27 साल होगी। तो वो जो है खुद ब खुद उनकी जॉइंट में, यानी कि फास्ट फूड कुछ नहीं खाते और कुछ इस तरह की चीजें भी नहीं खाते। और मुझे तो उनसे उनके लिए पूछना था कि उनके खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है और फिर उनसे चला नहीं जाता। कभी उनके हाथ पे स्वेलिंग आ जाती है, उनका हाथ बहुत ज्यादा स्वेलिंग सी आ जाती है और इतना मोटा हो जाता है, उस पर हम कुछ ना कुछ बैंडेज कर देते हैं, ग्रे बैंडेज। तो उससे थोड़ा सा, या इंजेक्शन लगाते हैं पेन किलर, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता। आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, दिखाया है, बिल्कुल दिखाया। उन्होंने क्या कहा इस कंडीशन को? वो कभी कभी ना टेस्ट करवाते हैं और होता भी है, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता भी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ऐसे बच्चों को ऐसे ही चलना पड़ता है। तो मुझे ऑनियर जवाब दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था कि क्या मल्टीविटामिन में उन्हें हम डाइट में क्या चीज दें उन्हें, जो कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल सके, वो क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा है उन्हें। ठीक है, ऑनियर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो इलाज वाली बात आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर इनका जवाब भी दे दीजिए। एग्जैक्टली। एल्डरली एज में जो नी जॉइंट पेन है उसमें ज़्यादा वॉक नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि वॉक करें ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ज़्यादा वॉक करने से और ज़्यादा कार्टिलेज कटता है। पहली बात ये। दूसरा, घुटनों को जोड़ के बैठ के इतने ऊंचे फर्नीचर पे के पाँव टच ना हो ज़मीन से, ऊपर और नीचे मूव करें। पेशेंट को कहें रोज़ाना 50 बार दिन में, 50 बार रात में, ये करें। और एक लास्ट, एक कंपोजिशन मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांड नहीं ले सकते नाम, तो वो ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। आई रिपीट, ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। ये सुबह शाम बीडी डोज में इस्तेमाल करें फॉर अबाउट 5 to 6 months। अच्छा, ठीक हो जाएगा। और ये जो अभी कॉलर थी, इन्होंने अपने भाई के हवाले से बात की। देखिए सिस्टर, जहाँ बात इलाज की होती है वहाँ मरीज को देखे बगैर कोई हम राय कायम नहीं कर सकते। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे और सिर्फ किसी के रेफरेंस से कोई बात करके इलाज नहीं होगा। वो टोटका हो सकता है, वो एहतियात हो सकती है, या वक्त गुजारने के लिए कोई गुफ्तगू हो सकती है। मेरी दरख्वास्त है मेरी बहन से, बच्ची से, कि वो डॉक्टर जो फिजिकली आपके भाई को देख रहा है वो ज़्यादा बेहतर राय कायम कर सकता है। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है उसके हिसाब से, चाहे यूरिक एसिड की बात हो या वाटर रिटेंशन की बात हो, एक बड़ा सिंपल सा मुद्रा है, वो अगर उनको लगवा दिया जाए तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा, अच्छा अगर वो पफ़ी फेस की तरफ हो रहा है तो फिर वाटर रिटेंशन को हम ज़्यादा मानेंगे। तो अपनी छोटी उंगली को मोड़ के अंगूठे के ऊपर से रख लें। ये बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को तो एडजस्ट करता है। तो पफीनेस जो आ रही है वो, लेकिन ये दोनों को ये ध्यान में रखिएगा कि जब हमें वर्म टाइप की कोई चीज़ मिलती है तो वो इस बात की अलामत भी है कि अंदर कोई इन्फेक्शन है। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा हल्दी का पानी पी लें, ये पी लें, ये सब अपनी जगह, लेकिन आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। प्रॉपर डॉक्टर का नॉलेज होना, और इस पे आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन होता है, ऑर्थोपेडिक कौन होता है। हाँ, सबकी अलग अलग इसकी टर्मिनोलॉजी। वक्त यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, वरना इनका जवाब आपसे भी लेते। डॉक्टर सलीम, थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ आवरी का, योग्य वजाहत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से भी आपको आगाही दे सके। डिसीजन मेकिंग आपके अपने हाथ में है, आपका अपना काम है। मजीद रिसर्च कीजिए और देखिए कि आपकी बीमारी का तहफ़्फ़ुज़ या इलाज कहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। और बस इसी नोट पे आपसे विदा लेते हैं। हम सबको दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।